हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 20th अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम उत्तराखंड। सो व्हाट हैपन कि बिकॉज ऑफ द रीट्रेटिंग मानसून, हमने कल रीट्रेटिंग मानसून के बारे में पढ़ा भी था। तो रीट्रेटिंग मानसून की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में बारिश होती है क्योंकि मानसून अब वापस जा रहा है। विंटर सीजन आ रहा है, जिसके चलते मानसून जो है वापस जा रहा है। उसी को बोलते हैं रीट्रेट मानसून। जो मानसून जो वापस जाता है, जब विंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ मूव करती है, या नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रीट्रीट मानसून। ओके, तो रीट्रीट मानसून से बारिश जो है वो आ रही है ना, क्योंकि हम बात करें तो मेडिटेरियन सी से भी हवा आती है, और तमिलनाडु में जो बारिश होती है वहां से बारिश आती है वे ऑफ बंगाल से। अब इसी के चलते उत्तराखंड में क्या हुआ, बारिश बहुत ज्यादा होने लगी। और उत्तराखंड इट्स अ वर्नेबल स्टेट फॉर दी लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, क्योंकि वहां पर रिवर्स ज्यादा है और माउंटेन्स ज्यादा हैं, जिसके चलते वहां पर इजीली फ्लड आ जाता है। और नेचुरल डिजास्टर्स होने के ज्यादा चांसेस उत्तराखंड में ही होते हैं, और वही हुआ। तो बताया गया कि उत्तराखंड में जो रेन बारिश हो रही है, जिसके चलते लैंडस्लाइड हुए, फ्लड्स आ गया। अराउंड 47 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। ओके, मूविंग फर्दर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट सेड कि अभी भी अराउंड बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन्होंने अपना सेकेंड डोज जो है स्किप कर लिया है। ये चीज बताएगी। ओके, और ये बताया गया कि इंडिया में अराउंड 30% ऑफ द इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन, उन लोगों को दोनों डोजेस मिल चुके हैं। ठीक है, अराउंड 30% ऑफ द India's adult population, not all the population, not overall population, talking about the adult population, क्योंकि below the age of 18 लोगों को वैक्सीन नहीं लगती। So above the age of 18 और जहां तक के भी लोग हैं, उनके 30% को लोगों को सिर्फ डबल डोज लगा है। बाकी लोगों ने, बाकी जो रिमेनिंग है, अगर मान के भी चलते हैं ना कि 70 to 80% लोगों ने सिंगल डोज लगवाई है, तो अराउंड 50% लोगों ने, 50 से ज्यादा परसेंट लोगों ने अपना सेकेंड डोज स्किप कर दिया है। तो अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट पुश कर रही है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को, और लोगों को अर्ज कर रही है कि भैया जल्दी से जल्दी आप सेकेंड डोज को लगवा लीजिए। ठीक है, तो वैक्सीन ड्राइव का फिर से जो मोमेंटम जो खराब हुआ, हमने कल भी पढ़ा भी था कि जहां वैक्सीनेशन हमने लास्ट वीक 2.5 करोड़, लास्ट टू लास्ट वीक 2.5 करोड़ टच कर लिया था डेली जैप्स में, डेली गिविंग डोजेस में 2.5 करोड़ टच कर लिया था, वो सीधा 50 लाख पर आ गया, उन्होंने एवरेज ऑफ 50 लाख। तो वही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ा कंसर्न है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, अब वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, उसकी मोमेंटम जो है वो जाने लगी। तो उस मोमेंटम को रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो इसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे लोग, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो सारी की सारी चीजें पुश कर रही हैं लोगों को कि आप सेकेंड डोज अपना लगवा लीजिए। सो आपको ये दिख रहा होगा, मतलब ये आपको डेटा पूरा बता रहा होगा कि ये पूरा बताएगा कि कहाँ जैसे कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब है इन दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और इन सारी स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश में 20% बिलो से भी कम एडल्ट पॉपुलेशन को डबल डोज लगी हुई है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ये सारे रीजन जो है ना, ये सारे रीजन एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे कि अभी कर्नाटका, केरला, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। अब रीजन ये है क्योंकि इनमें, इधर इन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, तो स्टेट गवर्नमेंट इजीली वर्क कर लेती है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट इजीली वर्क कर लेता है, लोगों को सेकंड डोज दे लेता है। और जितने स्टेट्स हमने पढ़े, उतने स्टेट ज्यादातर, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, सब लिटरेसी रेट वहां पर ज्यादा है। लेकिन वहीं हम बात करें बिहार की और उत्तर प्रदेश की, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर सिर्फ बिलो दी 20% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, और झारखंड ऑल्सो। ओके, बाकी अदर स्टेट्स है तो वहां पर 20 to 40% के बीच में लोगों ने वैक्सीन लग चुका है, डबल डोज लग चुका है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन कि माइग्रेंट वर्कर्स के, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब नॉन लोकलाइट्स हैं इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके माइंड में बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो गया, बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें मिलिटेंट ग्रुप ने या मिलिटेंट्स ने नॉन लोकल्स के ऊपर, और स्पेशली उन नॉन लोकल्स के ऊपर जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल चुका है, उन पे अटैक किया, उनको मार दिया गया।
ठीक है। अब उसका मेन रीजन एनआईए की एनआईए कल रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ा था, और एनआईए की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया, जिसके चलते अब जो गवर्नमेंट है मार्केट को ओपन कर रही है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रही है लोगों को। उसके रिटेलिएशन में मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट बना रहे हैं, स्पेशली उन माइग्रेंट वर्कर्स को जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो जिसके चलते बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो गया नॉन लोकल्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके चलते लोग जो है वापस जा रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, स्पेशली बिहार के और यूपी के जो लोग हैं वो अपने वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जान ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी पर्सन के लिए। तो इसी के चलते हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस और आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो डिप्लॉय कर दी गई हैं इन दी बस स्टॉप ऑल दी बस स्टॉप्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन द रेलवे स्टेशन ऑल्सो, कि जो सिक्योरिटी हो वो ज्यादा टाइटेंड हो। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है ना। तो है ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज, बट हम इस चीज को वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट कर सकते हैं, या वुमेन इक्वलिटी से हम रिलेट कर सकते हैं, या नॉट वुमेन इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी से हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी कांग्रेस को जो लीड कर रही हैं, कांग्रेस अभी यूपी में इलेक्शन आने वाला है इन दी नेक्स्ट ईयर 2022, मार्च में होगा इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का, और यूपी का इलेक्शन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है, रीजन बीइंग क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर, तो वो वही स्टेट डिसाइड करता है कि भैया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनेगी। वो स्टेट पूरा का पूरा, क्योंकि 80 लोकसभा सीट्स है, तो 80 लोकसभा सीट्स डिसाइड करती हैं। तो वही चीज बताई गई कि यूपी में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और कांग्रेस की जो लीडर हैं, जो यूपी के इलेक्शन को लीड कर रही है, दैट इज प्रियंका वाड्रा गांधी। सो व्हाट प्रियंका वाड्रा गांधी सेड, उन्होंने बोला कि जेंडर इक्वलिटी को हमें प्रमोट करना है, जिसके चलते कांग्रेस हैज डिसाइडेड टू गिव 40% ऑफ द कांग्रेस टिकट्स टू दी वुमेन। मतलब 40% ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट जो होंगी वो मेन होंगी इन द नेक्स्ट यूपी लेजिस्लेटिव इलेक्शन। तो ये अच्छा स्टेप है ना। और ये चीज बताई गई कि जेंडर इनइक्वलिटी जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडियन पार्लियामेंट में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऐसी हैं जहां पर शायद एक विमेन ही नहीं है। तो वही चीज बताइए कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन वहीं कम है, और वहीं हम पॉपुलेशन की बात करें तो 50-50 पॉपुलेशन बढ़ती है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो अच्छा, एक यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन तो नहीं है, बट बाकी कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, आपका इटली है। तो उन्होंने बताया कि एक कैंडी कैंडी उसको बोलते हैं ना, कैंडी मेकिंग कंपनी है। तो कैंडी मेकिंग कंपनी, जिसका नाम है मार्स रिंगल, ठीक है। तो मार्स रिंगल की जो कैंडी है वो बनती है राइस से, चावल से। और वो चावल जो है यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में, वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि अब यूरोप में इतनी जमीन नहीं है कि वहां राइस हो पाए, और वहां का क्लाइमेट कंडीशन ऐसा नहीं है कि वहां राइस हो पाए, जिसके चलते जो राइस का जो यूरोपियन यूनियन जो एक्सपोर्ट कराते हैं राइस, कहां से कराते हैं? इंडिया से, है ना। इंडिया एक्सपोर्ट करता है राइस को। सो व्हाट हैपन, तो वहां की जो फूड अथॉरिटीज ने बोला, फूड अथॉरिटीज ने बताया कि जो कैंडी बनती है राइस से, जो कि इंडिया से आता है राइस, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का मतलब होता है कि कुछ वहां पर केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड आपने आपने कॉटन सुने होंगे, है ना। तो कॉटन इज नॉट यूज फॉर ईटिंग, तो वो चीज क्या है, पहनने के लिए होती है, तो वो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं कर सकती। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होते हैं ना, वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट डेडली फॉर दी ह्यूमन बॉडी। सो तो यूरोपियन यूनियन की जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला कि कैंडी में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। और जब इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि राइस जो हमने लिया वो कहां से लिया, इन लोगों ने इंडिया से लिया। तो व्हाट हैपन, तो जो कंपनी है मार्स रिंगल, उन्होंने सारे कैंडीज को रिकॉल कर लिया, मतलब वापस बुला लिया कि भैया ये वहां के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होगा, तो उन्होंने वापस बुला लिए, रिकॉल कर ली बहुत सारी कैंडीज को। और जिसके और ये बताया गया, यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि जो राइस आया है, जिस राइस से ये कैंडीज बनी है, ये इंडिया ने एक्सपोर्ट की थी राइस। लेकिन वहीं हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि इंडिया में राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड होता ही नहीं है ना, नेचुरली होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड हम राइस उगाते ही नहीं है, इंडियन फार्मर्स उगाते ही नहीं है। ये चीज मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन है कि देयर इज नो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया। मूविंग फर्दर, तो सिटी की न्यूज हमें नहीं पढ़नी है,
we'll skip the city news. So we directly move to the state page. So what happened? अच्छा, ये याद रखना कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जो आर्किटेक्ट हैं, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया पार्लियामेंट बनेगा, नया सेक्रेटरीट बनेगा, और अगर कोई दिल्ली में रहता हो तो इंडिया गेट के सामने आपने देखा हो, इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन के सामने देखा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा है, तो वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। तो स्पेशली ल्यूटेंस दिल्ली को फिर से रिवाइव करने की बात करिए, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है। तो जो है सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, उनका कहना है, उन्होंने बोला है, बिमल पटेल को हायर कर लिया किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी 3 कैपिटल्स बनेंगी। पहली कौन सी? कुरनूल। दूसरी कौन सी? अमरावती। थर्ड वन इज आपका विशाखापट्टनम। जो उस चीज को डिवाइड किया गया, जैसे कुरनूल इज फॉर जुडिशियल, कुरनूल जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से 3 कैपिटल्स बनाई जाएंगी। तो ये अच्छा भी है, 3 कैपिटल्स का जो आंध्र प्रदेश ने ये फंडा लिया, ये जब साउथ अफ्रीका से आइडिया लिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी 3 बेसिकली कैपिटल्स हैं, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव है। अब उससे होता क्या है? 3 कैपिटल्स बनाने से होगा क्या? तो 3 कैपिटल बनाने से फायदा ये है कि डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा है जहां पर कैपिटल्स होता है तो उस कैपिटल सिटी के आसपास डेवलपमेंट इजीली बनता जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। तो अगर एक स्टेट में 3 कैपिटल्स हो, अगर एक स्टेट में 3 कैपिटल्स हो, ऑब्वियस सी बात है, तो उन 3 एरियाज के आसपास, उन 3 सिटीज के आसपास डेवलपमेंट राइज होगा। और कुरनूल, विशाखापट्टनम, अमरावती, दे आर इन दी डिफरेंट डायरेक्शन, these three cities are in different direction। तो वही प्लानिंग है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की कि अमरावती को ये लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे, अपनी कुरनूल को ये जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे, और विशाखापट्टनम को ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाएंगे। और विशाखापट्टनम हो भी सकता है कि ये अपना इकोनॉमिक या कॉमर्स हब बन जाए बिकॉज ऑफ दी पोर्ट्स इन दी विशाखापट्टनम। तो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? बिमल पटेल जो कि आर्किटेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के, उनको हायर किया है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, टू डेवलप दी 3 कैपिटल्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेक्स्ट स्टेट पेज ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। सो आज के एडिटोरियल में हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो आज देखा जाए तो आज सिर्फ देखा जाए तो कुछ कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स इतने ज्यादा आज हिंदू में इतने अच्छे नहीं आए, बट हाँ जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उनको अपन ओवरव्यू करेंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या ऑथर बताना चाहते हैं। तो जो भी हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द एडिटोरियल्स। द फर्स्ट वन इज नो एक्सक्यूजेस प्लीज, इंडिया अवेट्स अ फुल कास्ट सेंसस का फुल कास्ट हेड काउंट। तो ये बेसिकली ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा है, इस एडिटोरियल में बेसिकली वो बताना चाहते हैं कास्ट सेंसस क्यों करने की जरूरत है और क्यों करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट सबमिट किया है कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट में बोला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला एडिटोरियल जो है वो हम ये वाला डिस्कस करने वाले हैं। It's about the caste census, in the favor of caste census. The second one, the other quad, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड द थर्ड वन इज इट्स अबाउट द ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अबाउट द तमिलनाडु, कि तमिलनाडु को कैसे सोलर पावर बनाया जाए, वर्ल्ड में सोलर पावर बनाया जाए तमिलनाडु स्टेट को। So we'll first move to the first editorial that is about the no excuses please, India awaits a full caste head count। देखो, सबसे पहले ऑथर ने जो स्टार्ट किया उन्होंने यही बताया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से एलैबोरेट नहीं किया, पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए इन दी विद कोलैबोरेशन ऑफ अपना सेंसस 2022। देखा जाए तो सेंसस 2021 होना चाहिए, लेकिन कोविड 19 की वजह से सेंसस का जो काम है वो 2022 में स्टार्ट हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा और सेंसस 2022 में आ जाएगा, रिपोर्ट सबके पास आ जाएगी सेंसस की। तो वो 1 या 1.5 साल डिले होने वाला है सेंसस, ये तो क्लियर है बिकॉज ऑफ द कोविड 19। ओके, और जब बात उठी, जब ऑब्जेक्शन उठा और लोगों ने केस भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भैया कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी थी कि व्हाई यू आर डिनाइंग दैट कास्ट सेंसस इज नॉट फीजिबल, व्हाई यू आर सेइंग दैट, क्या रीजन है, आप रीजन तो बताइए। तो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया, और एफिडेविट जो है वो किसने सबमिट किया? जो हमारी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एफिडेविट सबमिट किया इन द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने बताया, उन्होंने रीजन दिए कि क्यों कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अब वही ऑथर ने डिस्कस किया।
देखा जाए तो मैं पहले रीजन समझ लेते हैं कि व्हाट रीजन यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन इन द एफिडेविट about why caste census should not be done. So the first reason they have given is कि caste census जो है वो हमने ऑलरेडी कराया था 2011 में, दैट उसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011, और उसमें जो डेटा आया था वो डेटा इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं था और उस डेटा को हम सही तरीके से यूज नहीं कर सकते थे, है ना। तो वो कास्ट सेंस कराने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो डेटा का कोई काम नहीं हो पाएगा, हम उस पर पॉलिसी बना ही नहीं पाएंगे। पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि भैया जो कास्ट सेंसस है ना, कास्ट सेंसस जब कराया था तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, उसमें बहुत सारी कास्ट को इंक्लूड किया गया था, बहुत सारी कास्ट को इंक्लूड किया गया था, मतलब अराउंड लैक्स में कास्ट आ गई थी, ठीक है, लैक्स में कास्ट आ गई थी, लाखों में कास्ट आ गई थी। तो आप हर कास्ट पे आप काम नहीं कर सकते, 4 लाख के ऊपर कास्ट आई थी, और हर कास्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते आप। तो ये सेकंड इशू बताया। थर्ड इशू उन्होंने ये बताया था कि भैया आप बोल रहे हो कि सेंसस 2022 के कोलैबोरेशन में कास्ट सेंस कराना चाहिए, बट जो प्रिपरेटरी वर्क होता है सेंसस का वो 2 या 3 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, और सेंसस 2021 का जो प्रिपरेटरी वर्क है वो खत्म हो चुका है, और अगर हम फिर से उसमें चीजों में जोड़ेंगे, कास्ट सेंस को जोड़ेंगे, तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो सही समय पे मतलब दो, फिर तो जो सेंसस है वो 3 या 4 साल बाद आएगी, तो फीजिबल नहीं होगा कास्ट सेंसस कराना। लेकिन ऑथर ने एक क्वेश्चन रेज किया। ऑथर ने बोला कि आप हमें ये बताओ कि आपने जब कास्ट सेंसस कराया था 2011 में, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंस 2011 में, तो उसमें जो फ्लॉज थे, उन फ्लॉज को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? दैट्स व्हाट ऑथर पॉइंट आउट। ये जो फ्लॉज थे, उन फ्लॉज को पॉइंट आउट, उन फ्लॉज को हटाने की काम किसका था? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने काम क्यों नहीं किया? लेकिन फिर ऑथर ने लिखा कि नहीं, गवर्नमेंट ने काम किया था, गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, और एक्सपर्ट कमेटी को हेड किसने किया था? अरविंद पनगिरिया, जो कि नीति आयोग के वाइस चांसलर हैं। 2015 में एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, लेकिन इन 6 सालों में इस कमेटी पूरे तरीके से कभी मिली ही नहीं। इन 6 सालों में आज तक कभी इस कमेटी पूरे तरीके से कभी मिली ही नहीं। तो इस नेग्लिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसमें गलत कौन है? ये दैट्स व्हाट ऑथर सेड। देन उन्होंने फिर पॉइंट आउट बत किया अबाउट दी कि अब सेकंड जो रीजन था वो क्या था कि भैया इतने सारे सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में इतनी सारी कास्ट आ गई, अराउंड 4.28 लाख कास्ट आ गई, है ना, ये चीज बताई थी। तो इस चीज के फ्लॉ को लेकर ऑथर ने आंसर दे दिया। उन्होंने बोला कि भैया ये फ्लॉ जो है, इनहेरेंट फ्लॉ जो है, वो फ्लॉ को गवर्नमेंट ही दूर करेगा। अब दूसरा जो ऑब्जेक्शन था वो क्या था कि भैया जो डेटा है वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी कास्ट है। लेकिन वही ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि देखा जाए देखा जाए तो जो कास्ट सेंसस आया है, देखा जाए तो जो कास्ट सेंसस आया है वो पूरे तरीके से सही है, विदाउट फ्लॉ है। हाँ, उसमें 1% ऑफ द पॉपुलेशन का फ्लॉ दिखता है। तो गवर्नमेंट 2016 में खुद बोला था, 16 में गवर्नमेंट सेड दैट, गवर्नमेंट सेड कि जो जो कास्ट सेंसस हुआ था, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 हुआ था, उसमें गलती इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1% की गलती है। और आपने खुद अपनी ही बात पर क्या कर रहे हो? उल्टे आ रहे हो। दैट्स एन आयरनी कि आपने पहले तो बोला कि सही है, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, पॉलिसी बनेगी इस पे, लेकिन आप अपनी बात से ही अब मुकर रहे हो, अपनी बात को ही आप झूठा करवा रहे हो। ये चीज ऑथर ने लिखी। फिर ऑथर ने बताया देखो कास्ट सेंसस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, इंडिया बहुत डाइवर्स नेशन है, इंडिया बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन लेकिन कास्ट सेंसस कराना बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, बट इट कैन बी डन। तो सबसे पहले उन्होंने बताया लैंग्वेज के बारे में। तो उन्होंने बोला कि लैंग्वेज सेंसस हुआ था 2011 में, तो हमें पता लगा था कि भाई 19,500 कुछ मदर टंग है। लेकिन अगर हम उन लैंग्वेज को शेड्यूल और नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस में डिवाइड करें तो 121 लैंग्वेज निकलती हैं। तो आप लैंग्वेज के बेस पे सेंसस करो, लैंग्वेज सेंसस करो। फिर दूसरा उन्होंने तरीका बताया कास्ट सेंसस कैसे करा जाए। तो कास्ट सेंसस का उन्होंने बोला है कि देखो, अभी हम बात करें तो कास्ट सेंसस अभी करेंटली अराउंड 5,000 है ना, जो हमें 1931 के कास्ट सेंसस मिलती है। हाँ, आप बोल रहे हो कि भाई 4 लाख, लेकिन 4 लाख वाली जो कास्ट सेंसस है ना, वो लोग अपना सब कास्ट, अपना गोत्र और ये सारी चीजें लिखते हैं। अब जैसे कि माई नेम इज मनु मिश्रा, अब किसी और पर्सन का नाम है, जैसे कि तुम्हारा भारद्वाज, लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ, जैसे कि रमेश भारद्वाज। सो रमेश भारद्वाज एंड मनु मिश्रा, so they belong to same caste, that's reality, बट उसने अपना गोत्र यूज किया और मैंने अपना कास्ट यूज किया।
मैंने अपना कास्ट यूज किया, मैंने अपना सरनेम यूज किया, उसने अपना गोत्र यूज किया। बट माय गोत्र एंड दैट रमेश, जो भी क्या नाम था उसका? रमेश, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द सरनेम जो मैंने अभी टर्म यूज किया था, भारद्वाज। सो हाँ, हम दोनों का गोत्र सेम है, भारद्वाज का गोत्र सेम, तो वी बिलोंग टू द सेम कास्ट, तो हम लोग को एक ही कम्युनिटी में डालना चाहिए। बट अब जो कास्ट सेंसस कराने करने का जो तरीका था, उसमें क्या किया, भरद्वाज को डिफरेंट कॉलम में डाला, डिफरेंट कास्ट में डाल दिया, और मिश्रा को अलग कास्ट में डाल दिया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस बेस पे डिसाइड कर सकते हो। फिर आगे ऑथर ने ये भी बताया कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, है ना। तो आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के बेस पे सेंसस कर सकते हो। आप उस बेस पे भी सेंसस करो, आप कास्ट सेंसस करो करो, और आप वैसे वाला सेंसस करोगे ना, तो वैसा सेंसस भी करना चाहिए कि लोगों को डर है। लोगों को सबसे ज्यादा डर ये है कि कास्ट सेंसस हुआ, पॉपुलेशन ज्यादा दिख गई, तो एससी एसटी को रिजर्वेशन ज्यादा मिल जाएगा। तो ऑथर ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की ये बात नहीं बोली गई कि सारे एसटी, सारे एससी और सारे एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। उसमें ये लिखा गया, द कम्युनिटी बिलोंग्स टू बैकवर्ड सोशो एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। दैट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। तो उस बेसिस पे भी आप सेंसस करिए, बैकवर्डनेस के बेसिस पर, सोशो सोशो बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के बेसिस पर, तब जाके आप रिजर्वेशन जो है उस चीज को सही तरीके से कर सकते हो। ये चीज होता है बताई। द सेकंड वन, सेकंड एडिटोरियल थी अदर क्वाड। सो देखो, अभी वर्चुअल मीटिंग हुई, हमारे एस जयशंकर इसराइल गए थे, लेकिन इसराइल के साथ साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग भी हुई विद द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूएई, इसराइल एंड यूएस। और एक अनदर क्वाड बनने की बात चल रही है, और एक अनदर क्वाड बन गया, है ना, एक अनदर क्वाड बन गया। और वो क्वाड जो है वो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन पे काम करेगा इन दी वेस्टर्न एशिया के रीजन में। ये चीज ऑथर ने बताया, है ना, ये चीज ऑथर ने बताई कि भैया जो एस जयशंकर ने वर्चुअल मीटिंग करी विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इसराइल, विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएस। और एक अनदर क्वाड, एक क्वाड तो बन ही गया है जो कि ईस्टर्न ईस्टर्न इंडो पैसिफिक रीजन पे देखेगा, मतलब ईस्टर्न एशिया, इंडिया की इस साइड पे देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम थी इंडिया को वेस्ट साइड से, तो वेस्ट साइड में भी अब इंडिया का रेलेवेंस होगा, और एक अनदर क्वाड बनने का चांस, एक अनदर क्वाड बनेगा, जो कि ये चार नेशन साथ में मिलकर बनाएंगे। हाँ, उस क्वाड और वेस्ट एशिया वाले क्वाड, ईस्ट एशिया वाले क्वाड में कॉमन दो नेशन रहेंगे, यूएसए और इंडिया। तो वही चीज बताएगी कि ये अच्छा है। और देखा जाए तो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अब अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था कि एस जयशंकर जो है ना, जयशंकर इसराइल गए, उनका मेन फोकस था क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जो कि मनमोहन सिंह जब गए थे, विजिट किया था इसराइल उन्होंने, तब उन्होंने बात करी थी 2007 में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द इसराइल एंड इंडिया। और इस चीज को आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। ओके, देन फिर आगे ऑथर ने बताया कि देखा जाए तो इंडिया जो है वो बायलेटरल टाइज बनाना चाहता है सारी कंट्रीज के साथ, सारी कंट्रीज का बायलेटरल टाइज बनाना चाहता है। अब सारी कंट्रीज का मतलब यूएई के साथ भी, अपना आपका इसराइल के साथ भी, आपका यूएस के साथ भी। हाँ, अब जैसे क्वाड बन जाएगा तो मल्टीलेटरल टाइज हो जाएंगे, लेकिन बाइलेटरल टाइज होना भी इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो देखा जाए, अच्छा, सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं बायलेटरल टाइज बनाना क्यों चाहता है। क्योंकि इसराइल जो है वो इंडिया का टॉप मोस्ट डिफेंस सप्लायर है, पहला पॉइंट। और यूएई, यूएई के साथ देखा जाए तो यूएई इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी देती है, मतलब ऑयल देती है, एनर्जी देती है ना, तो एनर्जी फील्ड में। और यूएस, यूएस स्ट्रेटेजिकली इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसके चलते हम इंडिया और पाकिस्तान और चाइना को हम टारगेट कर सकते हैं। तो बायलेटरल टाइज बनाने की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया को अगर वेस्ट पॉलिसी, वेस्ट एशिया पॉलिसी को अगर सही करना है, तो तीन पिलर्स पे फोकस करना पड़ेगा। तीन पिलर्स हैं वेस्ट एशिया में। सुन्नी गल्फ मोनार्कीज, अब सुन्नी गल्फ मोनार्कीज का मतलब डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, आपका सऊदी अरेबिया की, ठीक है, सुन्नी, सुन्नी गल्फ मोनार्कीज। दूसरा इजराइल, एंड द थर्ड इज ईरान। तो अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ किसके बीच में, सुन्नी किंगडम मतलब यूएई, आपका बहरीन और तुम्हारा इसराइल के बीच में, जिस, और इन दोनों नेशन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया व्हाट, एज अ नेशन। जो कि देखा जाए तो जो मुस्लिम नेशंस हैं इन दी वेस्ट एशिया, इन दी सेंट्रल एशिया, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते इसराइल को एज अ कंट्री, और बोलते हैं कि इसराइल ने गलत तरीके से कैप्चर किया टेरिटरीज को, है पैलेस्टीन का हक। लेकिन
बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, यूएन नेशंस ने, तो यूएन ने खुद रिकॉग्नाइज कर दिया इसराइल को, तो फिर क्या कर सकते हो आप? तो जिसके रिटेलिएट अब अब्राहम अकॉर्ड से देखा जाए तो यूएई, बहरीन और इसराइल के अच्छे रिलेशंस हुए। तो अब इंडिया को जो डर था कि अगर हमने इसराइल के यूएई के साथ रिलेशंस किए तो इसराइल के साथ खराब होंगे, लेकिन वो डर अब हट गया अब्राहम अकॉर्ड से। और देखा जाए तो सुन्नी गल्फ कंट्रीज जो हैं, मतलब जैसे कि यूएई है, अपना सऊदी अरेबिया है, वो भी थोड़ा सा अब सॉफ्ट पॉलिसी दिखा रही हैं, सॉफ्ट पावर दिखा रही हैं इसराइल की तरफ, सॉफ्टनेस दिखा रही हैं, सॉफ्टनेस दिखा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो उनका डोमिनेंस बन चुका है इस एरिया में और उनको कोई हटा नहीं सकता। तो इंडिया के साथ अच्छी बात है कि हाँ, सुन्नी गल्फ कंट्रीज और मोनार्कीज और इसराइल के साथ रिलेशंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो कंटेंशन है वो ईरान को लेकर। तो ईरान के साथ कैसे अच्छे रिलेशंस रखे जाएं, वो चीज ऑथर जो है वो थोड़ा बोल रहा है कि इंडिया को इस पे वर्क करना चाहिए कि ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो जाएं इंडिया के, या यूएस के साथ। तो फिर हम लोग ट्रेड, एनर्जी, फाइटिंग क्लाइमेट चेंज और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर आराम से लड़ सकते हैं। तो हमारा वेस्ट एशिया में भी डोमिनेंस क्रिएट हो जाएगा, जैसा अभी ईस्ट एशिया पे है और हम चाइना के पावर को दबा रहे हैं, तो वैसे ही हम चाइना को पावर को दबा पाएंगे इन द रीजन ऑफ वेस्ट एशिया। ये चीज ऑथर ने बताई। मूविंग फर्दर, सो ये जो है ये बता रहा है ग्लोबल पावर इन ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर। तो ये खुद पढ़ना, मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है ना? तो बस उसमें ज्यादा पढ़ने का है नहीं, तो ये वाला यहां तक पढ़नी है चीज, बस ये डबल्ड तक, ठीक है? उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा गलत नहीं है। ये बेसिकली ये टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक नेम यूज किए गए जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बताया पॉलिसी सपोर्ट, तो कैसे तमिलनाडु में सोलर पावर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए वो बताता है, ठीक है? बजट बढ़ा दो, ठीक है, आप ग्रांट्स दो, सब्सिडीज दो, सोलर पैनल्स को आप थोड़ा सस्ता कर दो, रिसर्च पे ज्यादा वर्क होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ा दो, ये सारी चीजें करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में व्हाट हैपन, तो व्हाट इंडियन गवर्नमेंट सेड, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि चाइनीज ने अपनी पेट्रोलिंग जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर ज्यादा बढ़ा दी है, और इंडिया और चाइना दोनों हैं, ऐसा ऐसा दोनों बोलते हैं कि दोनों नेशन ईस्टर्न बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, मतलब एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना चाहते हैं, जिसके चलते बहुत ज्यादा चाइना जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं इन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ, इन द ईस्टर्न बॉर्डर। मूविंग फर्दर, सो जो हमारे एम्बेसडर है टू रशिया, इंडियन एम्बेसडर टू रशिया वेंकटेश वर्मा, उनका कहना है कि रशिया भी उतना ही कंसर्न्ड है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जितना इंडिया है। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया को भी, रशिया को भी वही थ्रेट्स फेस करने पड़ेंगे जो इंडिया को भी थ्रेट्स हैं। अब थ्रेट्स क्या है? इंस्टेबिलिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म थ्रेट एंड इंस्टेबिलिटी अराउंड दी सेंट्रल एशिया। और यही प्रॉब्लम रशिया को, ये थ्रेट रशिया को भी लगते हैं, ठीक है? और एक चीज और बात बोली है हमारे इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, उन्होंने बताया है कि जो S-400 मिसाइल का जो डील है वो अभी ट्रैक पे है, ऑन ट्रैक पे है, और बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द मंथ ऑफ दिसंबर एक डिलीवरी तो हो ही जाएगी, मतलब द फेज 1 की डिलीवरी हो जाएगी S-400 डिफेंस सिस्टम की। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो जो प्रोसेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है, अननेसेसरी पेपर वर्क है, कंप्लाइंस है, इन सबको क्या करो, क्लियर कर दो बाय द एंड ऑफ द मंथ। ये चीज उन्होंने बोली है, इन सबको क्लियर कर दो, मतलब रेड टेपिज्म, एक जो टर्म आता है रेड टेपिज्म। अगर अगर आपने मूवी देखी होगी संघर्ष, मतलब संघर्ष बेसिकली मूवी है अनुपम खेर की, एंड अच्छा वो संघर्ष देखा जाए तो अनुपम खेर की वो डेब्यू मूवी भी है, और वो 28 ईयर के थे जब उन्होंने ये मूवी करी थी, और उन्होंने उसमें 70 ईयर ओल्ड का रोल प्ले किया था। तो उस चीज में, उस मूवीज में बेसिकली, उस मूवी में रेड टिपिज्म को सही तरीके से बताया गया कि व्हाट रेड टिपिज्म इज, ठीक है? तो रेड टिपिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक काम कराने के लिए आपको कितने डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। जैसे कि अब एग्जांपल लें तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाना है, आपको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाना है, तो आपको पहले जाना पड़ेगा कहाँ? जेडीए, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास, जो भी आपका एरिया का डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिटी का डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप लिखवाओगे कि भैया कि हमारा जो घर है वो रेसिडेंशियल है कि रूरल है। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे चाहिए, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि अर्बन एरिया में चाहिए, रूरल एरिया में चाहिए, है ना? फिर आपको सब्सिडी चाहिए कि नहीं चाहिए,
आप बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हो कि नहीं आते हो, ये प्रॉब्लम है। फिर आप डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाओगे, वहां पर जाके आप रिपोर्ट सबमिट करोगे, सारे 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 पेपर्स दिखाओगे, भैया मेरा घर है, ये मेरे घर में मुझे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाना है, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 दिन लग जाते थे। हाँ, अब चीजें सस्ती हो गई, अब चीजें मतलब आसान हो गई, अब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, अब आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, लेकिन पहले ये था। तो वही चीज प्राइम मिनिस्टर का कहना है, और वही कैबिनेट सेक्रेटरी ने डायरेक्शन दिया सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि रेड टिपिज्म को जितना कम हो सके उतना कम करना है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज व्हाट हैपेंड, वही चीज बता रहे हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस लॉन्च क्वाड फोरम। तो क्वाड फोरम लॉन्च किया, मतलब क्वाड ग्रुप बन सकता है। तो अभी क्या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, तो इट्स नॉट अ समिट। तो जब तक समिट नहीं होगी, जब तक लीडर्स नहीं आएंगे इन चारों नेशंस के साथ में, तब तक क्वाड नहीं बनेगा। मूविंग फर्दर, सो असम गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, उन्होंने बोला है कि असम गवर्नमेंट जो कैलेंडर निकालती है वो शाका और जॉर्जियन कैलेंडर होता है, लेकिन अब एक और ऑफिशियल कैलेंडर निकालेगा जिसमें भास्कर अब्दा कैलेंडर होगा, मतलब भास्कर अब्दा। क्योंकि भास्कर अब्दा की हम बात करें तो अच्छा, इतना याद रखना कि जो नेशनल कैलेंडर है, इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, दैट इज शाका कैलेंडर। लोग बोलते हैं विक्रम संवत, नहीं, शाका संवत इज दी नेशनल कैलेंडर, विक्रम संवत नहीं है। ठीक है, विक्रम संवत इज नॉट अ नेशनल कैलेंडर, शाका संवत इज अ नेशनल कैलेंडर। और असम गवर्नमेंट एक और ऑफिशियल कैलेंडर निकालेगा, दैट इज अबाउट भास्कर अब्दा। और भास्कर अब्दा जो है, भास्कर अब्दा बेसिकली भास्कर वर्मन रूलर थे असम रीजन में, उनका किंगडम था एंड द नेम ऑफ द किंगडम इज करुअप्पा, करुअप्पा किंगडम। और भास्कर वर्मा जो है वो कंटेम्प्रेरी है हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन अगर आप नाम सुना होगा, जिन्होंने बेसिकली फोर्थ बुद्धिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ बुद्धिस्ट मेला करवाया था, मतलब मीटिंग करवाई थी। ओके, हर्षवर्धन, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में उनका नाम भी है हर्षवर्धन, स्पेशली इन दी मीडिएवल हिस्ट्री। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो जो यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान है जलमै खलीजाद, तो जलमै खलीजाद ने स्टेप डाउन कर दिया एंड उनको रिप्लेस कौन करेंगे, थॉमस वेस्ट। तो जिनके डेप्यूटी हैं थॉमस वेस्ट विल रिप्लेस दी यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान। मूविंग फर्दर, सो व्हाट यूएस सेड, तो यूएस ने अलाउ कर दिया है कि जो भैया जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज कैन बी मिक्स एंड मैच। मतलब जैसे आपने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई, दोनों डोजेज लगवाई, जैसे यूएस में जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है, तो उनकी वैक्सीन लगवाई, तो दोनों डोजेज उन्हीं के लगवाए होंगे। लेकिन थर्ड डोज जो है बूस्टर बूस्टर डोज, वो आप किसी का भी लगवा सकते हो, यूएसए ने बोल दिया है। यूएस कर देगा अलाउ, यूएस में अलाउ, अलाउ नहीं किया लेकिन में अलाउ द मिक्स एंड मैच ऑफ बूस्टर जैम्स। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।